सपोर्ट और रेजिस्टेंस। टेक्निकल एनालिसिस के सभी पहलुओं में शायद सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। टेक्निकल एनालिसिस के अन्य कई पहलू इस कंसेप्ट पर आधारित है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले हमें पहले इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी भी सिक्योरिटी के चार्ट पर महत्वपूर्ण प्राइस पॉइंट्स होते हैं जिन पर उस सिक्योरिटी में महत्तम खरीदी और बिक्री की उम्मीद की जाती है। इस पॉइंट पर भाव में बदलाव या रिवर्सल की सबसे अधिक संभावना होती है, अर्थात भाव बढ़ रहा हो तो वह घटने की और घट रहा हो तो बढ़ने की संभावना अधिक होती है। इसके पीछे का कारण डिमांड और सप्लाई है। किसी भी फाइनेंशियल असेट या सिक्योरिटी का भाव डिमांड और सप्लाई के नियमों पर आधारित होता है। डिमांड खरीदार सप्लाई विक्रेता से अधिक हो तो सिक्योरिटी का भाव बढ़ता है और सप्लाई विक्रेता डिमांड खरीदार से अधिक हो तो सिक्योरिटी का भाव घटता है। बाय लो एंड सेल हाई, अर्थात निचले भाव से खरीदे और ऊपरी भाव से बिक्री करो। ये पुरानी कहावत किसी भी फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी, क्रिप्टो करेंसी आदि में कमाई की एक अनिवार्य शर्त है। यहीं पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस उपयोग में आते हैं। इसके लिए व्यक्ति को सपोर्ट लेवल पर खरीदना चाहिए और फिर रेजिस्टेंस लेवल पर बेचना चाहिए, अथवा रेजिस्टेंस लेवल पर पहले बेचना चाहिए और फिर सपोर्ट लेवल पर वापस खरीदना चाहिए। ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रेडिंग के दरमियान सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कंसेप्ट को महत्वपूर्ण परिबल के जैसे उपयोग में लाते हैं, चाहे वह स्कोपिंग हो, डे ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो या पोजिशनल ट्रेडिंग हो। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट एक ऐसा लेवल है जहां से किसी भी सिक्योरिटी का भाव नीचे नहीं जाता, क्योंकि उस स्तर पर डिमांड अधिक होती है जो भाव को अधिक नीचे जाने से रोकती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सप्लाई जब डिमांड से अधिक होती है तब सिक्योरिटी का भाव घटता है। भाव जब सपोर्ट लेवल के करीब आता है तब ज्यादा से ज्यादा खरीदार बायर्स उस सिक्योरिटी को खरीदने के लिए तैयार होते हैं, जिससे सप्लाई की तुलना में डिमांड बढ़ती है और परिणामस्वरूप भाव अधिक नीचे जाने से अटकता है और वहां से भाव बढ़ने लगता है। सपोर्ट हमेशा किसी भी सिक्योरिटी के वर्तमान बाजार भाव से नीचे नजर आता है। सपोर्ट लेवल सिंगल प्राइस लेवल के रूप में या जोन के रूप में नजर आता है। आप इस चैप्टर में आगे दिए उदाहरणों को देखोगे तब आपको ये बात अधिक स्पष्ट होगी। सपोर्ट लेवल या जोन आपको एक रेफरेंस पॉइंट देता है जहां पर भूतकाल में सबसे अधिक खरीदी डिमांड दिखाई देती है और भविष्य में भी ऐसा होने की संभावना दर्शाता है। यह महत्वपूर्ण टेक्निकल लेवल होता है। सपोर्ट लेवल या जोन को कैसे निर्धारित करें? सपोर्ट लेवल या जोन निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित चरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। 1. भूतकाल के भाव के डेटा की जांच करें। 2. सबसे निचले लेवल्स को निर्धारित करें। 3. सभी निचले लेवल्स को अंकित करें। 4. सभी टच पॉइंट्स को जोड़ें। 1. भूतकाल के भाव के डेटा की जांच करें। आपको जिस सिक्योरिटी के सपोर्ट लेवल को निर्धारित करना है उसके भूतकाल के भाव के डेटा को सबसे पहले प्राप्त करना जरूरी है। इस प्रक्रिया के लिए आप कैंडलस्टिक चार्ट या OHLC बार चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। लाइन चार्ट का कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वह ट्रेडिंग के दिन के ओपन, हाई, लो प्राइस को ध्यान में नहीं लेता। मैं हमेशा कैंडलस्टिक चार्ट का उपयोग करना पसंद करता हूं क्योंकि वह सभी प्रकार के चार्ट में सबसे सरल है और सभी जरूरी जानकारी उनसे मिलती है। 2. सबसे निचले लेवल्स को निर्धारित करें। सबसे निचले लेवल्स को निर्धारित करें अर्थात ऐसे प्राइस पॉइंट्स या जोन्स जहां से सिक्योरिटी का भाव बढ़ने लगता है। यहां पर प्राइस पॉइंट्स ऐसे विशेष पॉइंट्स होते हैं जहां से भाव में शार्प रिवर्सल नजर आता है और प्राइस जोन्स ऐसे विशेष जोन्स होते हैं जिनमें भाव घटने के बाद अटक जाता है। 3. सभी निचले लेवल्स को अंकित करें। सपोर्ट लेवल के लिए आपको सभी निचले लेवल्स को निर्धारित करना होगा या सभी लेवल्स को अंकित करना होगा या सर्कल करना होगा जिससे वह अधिक स्पष्ट रूप से नजर में आ सकते हैं और अच्छी तरह से समझ आते हैं। कम से कम ऐसे 3 या उससे अधिक पॉइंट्स को निर्धारित करें। 4. सभी टच पॉइंट्स को जोड़ें। सभी टच पॉइंट्स को अंकित करने के बाद उन सभी टच पॉइंट्स को जोड़ें। अब प्राइस एक्शन और कालावधि से संबंधित डेटा के आधार पर यह टच पॉइंट्स एक या उससे अधिक हॉरिजॉन्टल लाइन द्वारा या एक या उससे अधिक रेक्टेंगुलर जोन द्वारा इस प्रकार से जोड़े जाते हैं जिससे आपको चार्ट पर सिंगल सपोर्ट लेवल, मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स या सिंगल सपोर्ट जोन या मल्टीपल सपोर्ट जोन्स मिलते हैं, जैसा कि नीचे दिए गए उदाहरणों में दिखाया गया है। उदाहरण 1. सिंगल सपोर्ट लेवल। नीचे आयनॉक्स लीजर के शेयर्स का 2013 से 2021 के डेटा का उपयोग करके मासिक चार्ट तैयार किया है जिसमें रु 184 के भाव पर सिंगल सपोर्ट लेवल नजर आता है। उदाहरण 2. मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स। अगले पन्ने पर डॉक्टर
लालपैथ लैब्स लिमिटेड के अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के डेटा का उपयोग करके दैनिक चार्ट तैयार किया है, जिसमें मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स नजर आते हैं। उदाहरण 3, सिंगल सपोर्ट जोन। नीचे एलगी इक्विपमेंट्स लिमिटेड के मई 2014 से जुलाई 2017 के डेटा का उपयोग करके साप्ताहिक चार्ट तैयार किया है, जिसमें रू.58 से रू.62 वे दरमियान सिंगल सपोर्ट जोन नजर आता है। उदाहरण 4, मल्टीपल सपोर्ट जोन्स। नीचे टाइटन कंपनी के जून 2010 से मार्च 2017 के डेटा का उपयोग करके साप्ताहिक चार्ट तैयार किया है, जिसमें मल्टीपल सपोर्ट जोन्स नजर आते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल है जहां से किसी भी सिक्योरिटी का भाव ऊपर जाने से अटकता है, क्योंकि उस स्तर पर सप्लाई अधिक होता है जो भाव को अधिक ऊपर जाने से रोकता है। जैसे कि पहले बताया गया है, डिमांड जब सप्लाई से अधिक होती है तब सिक्योरिटी का भाव बढ़ता है। भाव जब रेजिस्टेंस लेवल के करीब आता है तब ज्यादा से ज्यादा बिक्री करने वाले सेलर्स उस सिक्योरिटी को बेचने के लिए तैयार होते हैं, जिससे डिमांड की तुलना में सप्लाई बढ़ता है और परिणामस्वरूप भाव अधिक ऊपर जाने से अटकता है और वहां से भाव घटने लगता है। रेजिस्टेंस हमेशा किसी भी सिक्योरिटी के वर्तमान बाजार भाव से ऊपर नजर आता है। रेजिस्टेंस लेवल सिंगल प्राइस लेवल के रूप में या जोन के रूप में नजर आता है। आप इस चैप्टर में आगे दिए उदाहरणों को देखोगे तब आपको ये बात अधिक स्पष्ट होगी। रेजिस्टेंस लेवल या जोन एक रेफरेंस पॉइंट होता है जहां पर भूतकाल में सबसे अधिक बिक्री सप्लाई नजर आती है और भविष्य में भी ऐसा होने की संभावना दर्शाता है। यह महत्वपूर्ण टेक्निकल लेवल होता है। रेजिस्टेंस लेवल या जोन किस प्रकार निर्धारित करें? रेजिस्टेंस लेवल या जोन निर्धारित करते समय निम्नलिखित चरणों को उपयोग में लिया जाना चाहिए। 1. भूतकाल के भाव के डेटा की जांच करें। 2. सबसे ऊपरी लेवल्स को निर्धारित करें। 3. सभी ऊपरी लेवल्स को अंकित करें। 4. सभी टच पॉइंट्स को जोड़ें। जिस प्रकार से सपोर्ट लेवल या सपोर्ट जोन को निर्धारित करने की प्रक्रिया है, वैसी ही प्रक्रिया रेजिस्टेंस लेवल या रेजिस्टेंस जोन को निर्धारित करने के लिए है। फर्क सिर्फ इतना है कि सपोर्ट लेवल या जोन में सभी निचले लेवल को जोड़ा जाता है, तो रेजिस्टेंस लेवल या जोन में सभी ऊपरी लेवल्स को जोड़ा जाता है। फिर भी मैंने यहां फिर से इस प्रक्रिया को समझाया है। 1. भूतकाल के भाव के डेटा की जांच करें। आपको जिस सिक्योरिटी का रेजिस्टेंस लेवल निर्धारित करना है उसके भूतकाल के भाव के डेटा को सबसे पहले प्राप्त करना जरूरी है। 2. सबसे ऊपरी लेवल को निर्धारित करें। सबसे ऊपरी लेवल्स को निर्धारित करें, अर्थात ऐसे प्राइस पॉइंट्स या लेवल्स जहां से सिक्योरिटी का भाव घटने लगता है। यहां पर प्राइस पॉइंट्स ऐसे विशेष पॉइंट्स होते हैं जहां से भाव में शार्प रिवर्सल नजर आता है और प्राइस जोन्स ऐसे विशेष जोन्स होते हैं जिनमें भाव बढ़ने के बाद अटक जाता है। 3. सभी ऊपरी लेवल को अंकित करें। रेजिस्टेंस लेवल के लिए आपको सभी ऊपरी लेवल्स को निर्धारित करने के बाद उन सभी लेवल्स को अंकित करना है या सर्कल करना है, जिससे वह अधिक स्पष्ट रूप से नजर में आ सकते हैं और अच्छी तरह से समझ आते हैं। एक बार फिर यहां पर आपको कम से कम 3 या उससे अधिक पॉइंट को निर्धारित करना है। 4. सभी टच पॉइंट को एक दूसरे से जोड़ें। सभी टच पॉइंट्स को अंकित करने के बाद उन सभी टच पॉइंट्स को जोड़ें। अब प्राइस एक्शन और कालावधि से संबंधित डेटा के आधार पर यह टच पॉइंट्स एक या उससे अधिक हॉरिजॉन्टल लाइन द्वारा या एक या उससे अधिक रेक्टेंगुलर जोन द्वारा इस प्रकार से जोड़े जाते हैं जिससे आपको चार्ट पर सिंगल रेजिस्टेंस लेवल, मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल्स या सिंगल रेजिस्टेंस जोन या मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन्स मिलते हैं, जैसा कि नीचे दिए गए उदाहरणों में दिखाया गया है। उदाहरण 1. सिंगल रेजिस्टेंस लेवल। पिछले पन्ने पर ब्लू स्टार के सितंबर 2017 से जून 2018 के डेटा का उपयोग करके दैनिक चार्ट तैयार किया है, जिसमें रू.830 के भाव पर सिंगल रेजिस्टेंस लेवल नजर आता है। उदाहरण 2. मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल्स। ऊपर टीवीएस मोटर के जनवरी 2018 से जून 2019 के डेटा का उपयोग करके दैनिक चार्ट तैयार किया है, जिसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल्स दर्शाए गए हैं। उदाहरण 3. रेजिस्टेंस जोन। पिछले पन्ने पर इंसिंड बैंक लिमिटेड के फरवरी 2015 से फरवरी 2016 के डेटा का उपयोग करके दैनिक चार्ट तैयार किया है, जिसमें रू.965 से रू.990 के दरमियान सिंगल रेजिस्टेंस जोन नजर आता है। उदाहरण 4. मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन्स। ऊपर इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के जुलाई 2017 से मई 2020 के डेटा का उपयोग करके साप्ताहिक चार्ट तैयार किया है, जिसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन्स नजर आते हैं। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस से संबंधित संपूर्ण जानकारी हासिल करने के बाद मैंने नीचे कुछ अधिक उदाहरण दिए हैं जिसमें एक ही चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को दर्शाया है। उदाहरण 1.
सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। अगले पन्ने पर कार्बोरुंडम यूनिवर्सल लिमिटेड के मई 2020 से अक्टूबर 2020 के डेटा का उपयोग करके दैनिक चार्ट तैयार किया है, जिसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दोनों को दर्शाया गया है। उदाहरण 2। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन। नीचे कजारिया सिरेमिक्स के अगस्त 2013 से दिसंबर 2020 के डेटा का उपयोग करके मासिक चार्ट तैयार किया है, जिसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन दोनों को दर्शाया है। महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान में रखें। 10,000। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ रेफरेंस पॉइंट है जिनका उपयोग शेयर्स या सिक्योरिटीज को खरीदने या बेचने के लिए किया जाता है, लेकिन ट्रेडिंग में उनका उपयोग कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न आदि के साथ करना चाहिए, जिससे अधिक कंफर्मेशन मिलता है। अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, अर्थात वह अपनी भूमिकाओं को किस प्रकार से रिवर्स करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिवर्सल। पहले हमने देखा है कि सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस प्रकार से निर्धारित करते हैं। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रोल रिवर्सल किस प्रकार से होता है वह जान लेते हैं, अर्थात सपोर्ट कब रेजिस्टेंस बनता है और रेजिस्टेंस कब सपोर्ट बनता है वह देखते हैं। उसे द प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी कहते हैं। जब किसी भी सिक्योरिटी का भाव ब्रेकआउट देता है और निर्धारित सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को पार करता है, तब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रोल रिवर्सल की घटना होती है। आसान भाषा में कहो तो, यदि सपोर्ट लेवल टूटा तो भविष्य में वह रेजिस्टेंस लेवल बनता है, और वैसे ही यदि रेजिस्टेंस लेवल टूटा तो भविष्य में वह सपोर्ट लेवल बनता है। मान लीजिए कि कोई सिक्योरिटी का भाव किसी निर्धारित लेवल पर एक से अधिक समय सपोर्ट लेता है, पॉइंट 1 और 2, और बाद में उस सपोर्ट लेवल को तोड़कर उससे अधिक नीचे जाता है, पॉइंट 3। ऐसे मामले में भविष्य में भाव जब बढ़ता है और फिर से पहले वाले सपोर्ट लेवल पर आता है, तब वही लेवल रेजिस्टेंस की तरह कार्य करता है, पॉइंट 4 और 5। मान लीजिए कि कोई सिक्योरिटी का भाव किसी निर्धारित लेवल पर एक के अधिक समय रेजिस्टेंस का सामना करता है, पॉइंट 1 और 2, और बाद में उस लेवल को तोड़कर उससे अधिक ऊपर जाता है, पॉइंट 3। ऐसे मामले में भविष्य में भाव जब घटता है और फिर से पहले वाले रेजिस्टेंस लेवल पर आता है, तब वही लेवल सपोर्ट की तरह कार्य करता है, पॉइंट 4 और 5। रेजिस्टेंस टर्न सप। नीचे मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं जो आपको इस कंसेप्ट को अधिक अच्छी तरह से समझने में मददगार साबित होंगे। उदाहरण 1। रेजिस्टेंस बना सपोर्ट। नीचे सुंदरम फास्टनर्स के अक्टूबर 2016 से सितंबर 2017 के डेटा का उपयोग करके दैनिक चार्ट तैयार किया है, जिसमें रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनते हुए दर्शाया गया है। 355 और 365 के बीच का रेजिस्टेंस जोन मार्च 2017 में टूटा और उसके बाद वह क्रमशः मई 2017 और अगस्त 2017 में महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल बना। उदाहरण 2। सपोर्ट बना रेजिस्टेंस। नीचे सन टीवी नेटवर्क के जनवरी 2019 और मार्च 2020 के डेटा का उपयोग करके दैनिक चार्ट तैयार किया है, जिसमें सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनते हुए दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि 510 और 545 के बीच सपोर्ट जोन तैयार हुआ था, जो जून 2019 में टूटा, और उसके बाद नवंबर 2019, जनवरी 2020 और फरवरी 2020 में 3 बार यही लेवल महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल बना। महत्वपूर्ण मुद्दा। अब तक मैंने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस दर्शाए हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बढ़ते या घटते ट्रेंड लाइन के स्वरूप में भी हो सकते हैं, जो मैं दर्शाने वाला हूं। अब राइजिंग सपोर्ट, अप ट्रेंड, राइजिंग सपोर्ट लाइन, राइजिंग सपोर्ट। जब किसी भी सिक्योरिटी का भाव हायर हाई और हायर लो HHHL अनुसार बढ़ता है, तब ऊपर की ओर ढलान वाले फॉर्मेशन के निचले स्तरों के जोड़ने वाली ट्रेंड लाइन प्लॉट कर सकते हैं और उसे राइजिंग सपोर्ट के सामने मान सकते हैं। राइजिंग रेजिस्टेंस, राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन, अप ट्रेंड, राइजिंग रेजिस्टेंस। जब किसी भी सिक्योरिटी का भाव हायर हाई और हायर लो HHHL अनुसार बढ़ता है, तब ऊपर की ओर ढलान वाले फॉर्मेशन के ऊपरी स्तरों को जोड़ने वाली ट्रेंड लाइन प्लॉट कर सकते हैं और उसे राइजिंग रेजिस्टेंस रूप में मान सकते हैं। फॉलिंग सपोर्ट, डाउन ट्रेंड, फॉलिंग सपोर्ट लाइन, फॉलिंग सपोर्ट। जब किसी भी सिक्योरिटी का भाव लोअर लो और लोअर हाई LLH के अनुसार घटता है, तब नीचे की ओर ढलान वाले फॉर्मेशन के निचले स्तरों को जोड़ने वाली ट्रेंड लाइन प्लॉट कर सकते हैं और उसे फॉलिंग सपोर्ट के रूप में मान सकते हैं। फॉलिंग रेजिस्टेंस, डाउन ट्रेंड, फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन, फॉलिंग रेजिस्टेंस। जब किसी भी सिक्योरिटी का भाव लोअर लो और लोअर हाई LLH के अनुसार घटता है, तब नीचे की ओर ढलान वाले फॉर्मेशन के ऊपरी स्तरों को जोड़ने वाली ट्रेंड लाइन प्लॉट कर सकते हैं और उसे फॉलिंग रेजिस्टेंस के रूप में मान सकते हैं। अब तक मैंने ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दर्शाए हैं जो स्टैटिक अर्थात रिया है।
अब हम डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में जान लेते हैं जिन्हें मूविंग एवरेज का उपयोग करके प्लॉट किया जा सकता है। डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जब मूविंग एवरेज का उपयोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह किया जाता है तब वह डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं क्योंकि मूविंग एवरेज नाम के अनुसार ही भाव के साथ चलता है। डायनेमिक सपोर्ट जब भाव बढ़ता है तब तैयार होता है तो डायनेमिक रेजिस्टेंस भाव घटता है तब तैयार होता है। कम कालावधि के लिए सामान्यतः 20 दिनों के मूविंग एवरेज और 50 दिनों के मूविंग एवरेज का उपयोग होता है, तो मध्यम कालावधि के लिए 100 दिनों के मूविंग एवरेज का उपयोग होता है और दीर्घ कालावधि के लिए 200 दिनों के मूविंग एवरेज का उपयोग होता है। जब किसी सिक्योरिटी का भाव बढ़ता है तब आपको नजर आएगा कि भाव हमेशा मूविंग एवरेज से ऊपर होता है। वह कभी भी मूविंग एवरेज लाइन के नीचे नहीं जाता, सपोर्ट लेता है और फिर से बढ़ने लगता है। उदाहरण, अपर ट्रेंड में सपोर्ट की तरह मूविंग एवरेज। पिछले पन्ने पर वैभव ग्लोबल के अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 के डेटा का उपयोग करके दैनिक चार्ट तैयार किया है, जिसमें भाव 20 दिनों के मूविंग एवरेज ईएमए पर कई बार सपोर्ट लेता है। किसी भी सिक्योरिटी का भाव घटता है तब आप देख सकते हैं कि भाव हमेशा मूविंग एवरेज के नीचे होता है। वह कभी भी मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर नहीं जाता, रेजिस्टेंस का सामना करता है और फिर से घटने लगता है। उदाहरण, डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस की तरह मूविंग एवरेज। नीचे यस बैंक के मार्च 2019 से नवंबर 2019 के डेटा का उपयोग करके दैनिक चार्ट तैयार किया है, जिसमें भाव 20 दिनों का मूविंग एवरेज ईएमए पर कई बार रेजिस्टेंस का सामना करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने चार्ट पर दो अलग अलग मूविंग एवरेज का उपयोग क्यों किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 20 ईएमए आपको मोमेंटम दर्शाता है और 50 ईएमए आपको दर्शाता है कि ट्रेंड कितना मजबूत है। यहां मैंने आपको मूविंग एवरेज का कंसेप्ट समझाने का प्रयास किया है। उसका ट्रेडिंग के लिए किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए इसकी अधिक विस्तार से चर्चा हम इस किताब में आगे करने वाले हैं।